था भी, आज भी इस तरह ही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके हवाले से पहली दफ़ा 2010 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट, एक इंस्टीट्यूशन है, उसने एक मशीन तैयार की। चूँकि हिंदुस्तान तो चला रहा था, तो इन्होंने सोचा कि हम भी उस तरह की एक मशीन ले आते हैं। अब देखिए ना, एक मशीन है, वो या तो पूरी तरह ईमानदार होगी या पूरी तरह बेईमान होगी। वो दो सूरतें नहीं हो सकती कि ईमानदार भी हो बेईमान। ये इंसान हो सकता है, इंसान आधा बेईमान भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है। तो मशीन को या तो पूरा ईमानदार होना पड़ेगा या पूरा बेईमान। अभी इस वक्त ये असल जो सारा सिनारियो पेंट किया जा रहा है, इस पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो इसमें यही है कि कौन कौन से। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इतनी गाग हो चुकी है, वो अब तो विकेट के दोनों तरफ खेल सकते हैं। ये कोई पकड़ ही नहीं सकता कि वो क्योंकि इतनी सफाई से वो काम करते हैं कि ये सारा से। और एक और बात इधर आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन प्रोसेस का एक आइन के तहत एक तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार के तहत 218 आर्टिकल आइन के तहत इलेक्शन का प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान में एक एटोनमस बॉडी है, जिसका फ़र्ज़ ये है कि वो पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाने का ज़िम्मेदार है। क्योंकि पीसफुल ट्रांसफ़र जो है, पावर ट्रांसफ़र होना बड़ा ज़रूरी है कि एक इक़्तिदार एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाए। होना तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ये अवाम की फलाह और बहबूद के लिए बनती हैं, लेकिन यहाँ पे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और बदकिस्मती से जो पाकिस्तान की हालिक जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो तो कहीं उस ए से स्टार्ट होके जेड तक चली गई नहीं है। और वो तो सिर्फ ख़ानदान की जमातें रह चुकी हैं, ख़ानदान के और कारोबारी चीज़ें रह गई। ताजर कभी भी सियासतदान नहीं हो सकता। ताजर जो है, इसका जो ईमान होता है, इसका जो इंटरेस्ट मफाद होता है, वो सिर्फ एक होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट। उनको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन, उनको कोई गर्ज नहीं होती कोई भूखा मर जाए, कोई कुछ। उन्होंने सिर्फ ये तय करना है कि हमारा जो 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 प्रॉफिट है। और आज आप देखें ना, तो जगह जगह पे यही आपको नजर आएगा, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो नुकसान तो ये होना चाहिए ना कि जो आपने एक्चुअल अमाउंट कारोबार में झोंकी थी, मसलन से कि आपने 2 बिलियन या 1 मिलियन या 1 लाख रुपया आपने कारोबार में लगाया, उसके एवज आपको 10,000 रुपया प्रॉफिट आया या 20,000 प्रॉफिट आया। तो अगर आपका 1 लाख कम हो के नुकसान होने की वजह से 30,000 रह गया, ये तो नुकसान है। लेकिन अगर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेंटेन्ड है, बस आपका जो पहले आपको एक महीने में 20,000 प्रॉफिट आ रहा था, वो कम हो गया 10 रह गया, तो आप कहते हैं जी मुझे कारोबारी लॉस हो गया। क्योंकि ताजर कहते ही मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट। और यही यहूदियों का भी तो यही कॉन्सेप्ट है ना। जो मुसलमान ताजर है वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है। तो ताजर कभी भी सियासतदान नहीं हो सकता, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी इन्हीं वजह से हुआ। तो जो इलेक्शन कमीशन का अमला होता है, उसको करेक्ट के लिए इख्तियारात होते हैं। फिर जो निगरान वज़ीर आज़म बनता है या निगरान वज़ीर आला बनता है, उसको भी बड़े इख्तियार। और ये करते क्या, इलेक्शन से पहले अपने मर्ज़ी के ऑफिसर्स लगा लेते हैं, और फिर जो है उन पर पाबंदी, तबादलों की पाबंदी लगा लेते हैं। ये बड़ा ही खौफनाक और जुल्म पे मबनी निज़ाम है। ये पाकिस्तान में तो वैसे ही बरसगीर में सियासत तो नाम ही चालाकी का है, बाकी दुनिया में सियासत नाम हिदमत का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर बहुत बड़े सियासतदान भी थे, लेकिन वो सियासतदानी क्या थी, वो फलाह थी, इंसानों की फलाह थी, उनकी बहबूद के लिए काम करते थे, अपने लिए नहीं, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, हटो बच्चों के लिए नहीं, प्रोटोकॉल के लिए नहीं। हालांकि हदीस है कि हर वो शख्स जो हटो बचो, जिसके लिए प्रोटोकॉल्स है, हटो वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। देखिए ना, हदीस में दूसरी जगह बयान किया गया कि जुम्मे के दिन जो शख्स लोगों की गर्दनें फैलाता है वो भी जहन्नमी है। इतनी सेंटिटी, इतनी तकरीम, इतनी इज्जत कोई दुनिया में दीन नहीं देता, मज़हब नहीं देता। हमारा तो दीन है, तो ये देता है। तो आप देखें अपने इक़्तिदार के लिए ये क्या कुछ नहीं करते। तो 2010 में EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट ने ये बनाई, और फिर इन्होंने इसको पाकिस्तान बार कौंसल्स में, जो पाकिस्तान की बार कौंसल्स हैं, ये वकला तहरीक के बाद तो ये बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन बन चुका है। ये जो वकील हैं, ये हर साल
इनके इलेक्शंस होते हैं। बार कौंसल्स के अलहदा होते हैं और जो सूबाई बार कौंसल्स हैं उनके अपने इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान बार कौंसल्स के अपने इलेक्शन हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अपने इलेक्शन हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, इसी तरह ज़िले बार कौंसल्स, तहसील बार कौंसल्स के जो इलेक्शंस हैं वो प्रॉपर होते हैं। तो इस मशीन को 2014 में इसको राइज किया गया। इसके अंदर 2012 में इस मशीन को बार कौंसल्स ने भी इस्तेमाल किया। फिर 2014 में बाजोड़ में NA4 बाजोड़ में बाकायदा तौर पे EVM जो बनी थी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने जो बनाई थी, उस मशीन का किया गया, लेकिन उसके कोई खातर नताइज सामने नहीं आए 2017 में। और 2017 में ही इन्होंने ये फिर जब ये फैसला किया कि ये EVM नहीं ठीक, तो फिर इन्होंने क्या किया, 2018 के इलेक्शंस थे उसमें इसको शामिल नहीं किया, बल्कि एक नया प्रोग्राम RTS के नाम से, रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, ये जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम था रिज़ल्ट मैनेजमेंट का, ये भी एक तरीका था रिगिंग का। होता ये था कि जो इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज था, ये पूरी पोलिंग स्कीम बनाता था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमेशा से एडिशनल सेशन जजेस, जज साहबान को बनाया जाता था। इनके नीचे तमाम जो सरकारी टीचर्स थे वो काम करते थे बतौर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के वहाँ पे पोलिंग अमले के तौर पे। जब पोलिंग हो जाती थी उसके बाद पोलिंग की गिनती होती थी, गिनती के बाद जो उसका रिज़ल्ट तैयार किया जाता था, वो रिज़ल्ट जाता था उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो एडिशनल सेशन जज होता था। वो सारे हलके के जो इंतहाबी हलके हैं उनको इकट्ठा करता था। उसको इकट्ठा करने के बाद वो नताज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजता था। इसी दौरान गड़बड़ हो जाती थी, रिज़ल्ट चेंज हो जाता था, जो हारने वाला बाद में कलपता रहता था। इलेक्शनल ट्रिब्यूनल्स जो बनाए गए हाई कोर्ट्स के अंदर, वो फैसला ही नहीं करते थे, फैसला होता ही नहीं था जजेस की शॉर्टेज की वजह से, और ये मसाइल रहे लोगों को। तो ये RTS आपने देखा, RTS सिस्टम फ्लॉप हुआ और किस खूबसूरती से रिज़ल्ट को मैनेज करते हुए एक तब्दीली सरकार मुसल्लत कर। अब उसके ऊपर भी खुद ही परेशानियां पैदा हुई हुई हैं कि ये क्या हो गया, हाइब्रिड निज़ाम, तजर्बात चलते जा रहे हैं, तजर्बात नहीं होंगे। अभी हम EVM जो है इसके ऊपर हम ये नहीं कहते कि इसमें किसका, लेकिन बादियों नज़र में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। इसको एकदम पूरे मुल्क में नहीं, इससे नुकसान है। देखें 1977 के इलेक्शन में जब धांधली का शोर मचा था, लोगों ने इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, तो फिर क्या हुआ था, गड़बड़ हुई ना मुल्क। उससे पहले 1970 का इलेक्शन हुआ था, पाकिस्तान की तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान जो था उसके मैंडेट को पीपल्स पार्टी तस्लीम नहीं कर रही थी। देखें ना कैसी खूबसूरत बात हुई थी कि किस तरह आंखों में लोगों की नज़र में ये चीज़ नहीं आती कि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 1-2-3 नुमाइंदों के अलावा कोई अपना उम्मीदवार मगरबी पाकिस्तान में खड़ा ही नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में खड़े किए थे, सिर्फ एक ही सीट थी ना, नूरुल अमीन साहब की, जो बाद में पाकिस्तान के नायब सदर बने। ये जो अबूरी आइन के तहत नायब सदर बने थे, पाकिस्तान की तारीख में एक ही नायब सदर हैं, वो नूरुल अमीन साहब हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर थे। थे ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो चीफ सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान भी थे, बाद में वज़ीर आज़म भी बने। और कैसा है, खुद आइन बनाया और खुद आइन बना के उसमें तरमीमें भी खुद ही कर छोड़ी, 6 अमेंडमेंट्स उन्होंने फौरी कर दी। ये वो बददियानती है जो इक़्तिदार के, वो कहते हैं ना जुनून, एम्बिशियस होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर एम्बिशियस होने की कोई हद नहीं है, हदें क्रॉस है, तो फिर यकीनन वो एम्बिशियस बंदा जो है वो बर्बादी फेरेगा। ISSB के अंदर भी नौजवान कैंडिडेट्स के अंदर एम्बिशियसनेस को ज़रूर देखा जाता है। चूँकि हमारी ये क्लास ISSB के वाले से भी होती है, ऐसे उम्मीदवार जो मुसल्लह अफवाज में बतौर कमीशन ऑफिसर्स शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, नफ्सियाती इम्तिहान के हवाले से भी हम चीज़ें को बयान करते हैं कि एम्बिशियस होना एक हद तक बहुत ज़रूरी है, उसकी अंदर लिमिट्स होनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी लिमिट्स नहीं है एम्बिशियस होने, वो आप तो फिर अल्टीमेटली आप बर्बाद ही करेंगे। और ये आप नज़र आता है, ये जुनून जिसको कहते हैं, जुनूनी सुनामी, ये ऐसे लफ्ज़ नहीं होते, पहले ही ये कौम जज्बाती है,
ऐसी जज्बाती है कि हर काम में रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड नहीं करती। हम आईएसएसबी के स्टूडेंट को अक्सर ये बात बताते हैं कि जब आपको स्टिमुलस दिखाया जाता है नफ्सियाती इम्तिहान में, कोई भी स्टिमुलस कहते हैं नफ्सियाती तौर पे ऐसे मज़ाहिर को, जो कोई तस्वीर भी हो सकती है, कोई नज़ारा, कोई मंज़र, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, उसको आपने अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस पे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना होता है, रिएक्ट नहीं करना होता। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस को इस्तेमाल, और आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस 5 चीज़ों पे बेस्ड है। उसमें आपकी इंडिपेंडेंट विल है, पास्ट एक्सपीरियंस है, कॉन्शियस है, आपका कॉन्शियस माइंड है, आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, वो सारा जो आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस बेस्ड करता है। तो अजीज़ा ने ग्रामी, जो पाकिस्तान में ईवीएम है, इसको राइज करें, करना चाहिए, ये ज़रूरत है, लेकिन इसको उसी तरीके से जिस तरह हिंदुस्तान ने बतदरीज इसको किया। आज अगर वही हालात बना देंगे तो कल कोई इलेक्शन को नहीं मानेगा। आगे 2018 के इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं कर रहा था। मुल्क के अंदर पहले ही माशी तौर पे मुल्क इस वक्त बिगड़गू हालात है। हमें ये बात समझनी है कि हम जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन को लेके चलते हैं, इस वक्त हमें जियो इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमने अपनी मैशत को बेहतर करना है, और अपनी मैशत को हम बेहतर नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे। और सेल्फ सफिशिएंट हम क्यों नहीं हैं? इसलिए हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे अंदर कन्फ्यूजन बहुत है, हम कन्फ्यूज्ड हैं। और ये कन्फ्यूजन क्यों है? ये गैर यकीनी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है। मुल्क हमेशा अदम इस्तेहकाम से और जो क्लैरिटी है उससे बेहतर होते हैं। तो हमारी कौम जो है कन्फ्यूज हर चीज़ के लिए, हालांकि ये एक अच्छा काम है अगर देखा जाए तो। इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है एक अच्छा काम है, अगर इसको इंडिया के ही सारे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए हम करें तो इंडिया में भी रोले ही हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जब ये अब इंटरनेशनल पॉपुलरिज्म की सियासत में आ गई है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, तो ये मुल्कों को कंट्रोल कर रहे हैं ना। ये पिछले मोदी के इलेक्शन में भी तो ये लड़ाई पड़ी थी कि मोदी जो है ये कैसे रिग करके उससे आया। ईवीएम को कई मुल्क नहीं तस्लीम करते, हमारे मुल्क में भी नहीं। हम तो सिंपल, अगर हमने बड़ाई करना है तो हमें तो ये देखे ना, आजकल तो बड़े आसान तरीके हैं। जगह जगह पे आपने देखा है कि वो आपका थंब एक्सप्रेशन लेते हैं और आपका वेरीफाई करके आपको सिम दे देते हैं। गली गली मोहल्लों में मिल जाती है। एटीएम खुले में अब वो सारा, ये सारी चीज़ें अगर ईमानदारी से काम कर सकती हैं तो फिर ठीक है, आप बतदरीज इसको लेके चलें। आप सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक थंब है इसको इस्तेमाल कर लें ताकि रिगिंग तो ना हो। जब मसलन एक शख्स है वो वोट कास्ट करने ही नहीं गया, उसका कोई और कास्ट कर जाता है। जो वोटर लिस्टें हैं, अभी भी रिसेंटली ये जो इलेक्शन है इसके अंदर ये मर्दमशुमारी नहीं होने देते। सिंध में तो बिल्कुल नहीं होने देते, कराची में बिल्कुल नहीं होने देते ना। ये MQM का जो है वो जो उनके मफाद में, ना ही पीपल्स पार्टी के किसी भी जमात के मफाद में नहीं है। क्योंकि कराची के अंदर ऐसा है कि जो कराची के अंदर तो पहले ही बड़े मसाइल हैं। शहरी सिंध का अलहदा मसला है, दही सिंध का अलहदा मसला है। अब एक शख्स जो है दही सिंध में भी उसने डोमिसल बना लिया हुआ है, उसने शहरी सिंध में भी बना लिया हुआ है। उसका जो वोट है वो कराची में भी बना होगा तो उसने उसको कहीं पे जो है वो लाड़काना में बना दिया, या लाड़काना से भी किसी मीरपुर हास में बना दिया, या कोई भी ऐसे गोट में उसने बना दिया जो दूर दराज का, वहाँ पे वोट डाल रहे हैं। या 3 वोट 7 में बना दिया, लाड़काना में बना दिया, 7 में बना दिया, कराची में बना दिया। तो ये ऐसा चल रहा है और मर्दमशुमारी नहीं होने देते। और जो लिमिट है, डीलिमिटेशन है, जो हल्का बंदियाँ हैं, ये भी नहीं होने देते। इस पर हम अलहदा से बात करेंगे। लेकिन ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये इस वक्त इतनी बड़ी माशी एक्टिविटी है, चूँकि हमने ये अमेरिकन से खरीदनी है, इंडिजिनस नहीं बननी, और वो बना भी नहीं सकते। इलेक्शन में थोड़ा सा है। पहली तो बात यह है कि इनको चाहिए कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बैठाएं। और अगर ये हो सकता है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने 1970 से लेके आज 2023 को इलेक्शन होने हैं, 2021 तक ऑलमोस्ट 51 ईयर्स में इस सारे इंतखाबी जो प्रोसेस है, जो पहले का प्रोसेस बन गया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने
उसको पूरा ग्रिप कर लिया, उसको समझ लिया, उनकी तरबियत हो चुकी है, तो वो कैसे उस निज़ाम की तरफ से जाएंगे। अब ये तो जो मशीन ईवीएम है, अगर तो इसके पीछे इंतज़ामिया, वही बात कि जो कुत्ता है अगर तो वो अंदर ही रहना है तो फिर कभी भी जो पानी है वो बदबू उसमें से ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर ईमानदारी से इस कुत्ते को बाहर निकालना है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है और जो के वाकई इक़्तिदार अवाम के हकीकी नुमाइंदों को दे दें। पहली तो बात वही है कि इधर इतनी कन्फ्यूजन है कि हर कदम पे हमारी कन्फ्यूजन्स हैं। अगर आप अपने आइन को देख लें, उसमें कन्फ्यूजन है, कंसेंसस नहीं है। एक सूबा दूसरे सूबे से बदजन है, दूसरा सूबा तीसरे सूबे से, और फिर विद इन जो सूबे हैं उनके अंदर भी जो आबादी के सेक्शंस हैं वो भी एक दूसरे के साथ बटे हुए हैं, तकसीम हुए हैं। इतनी तहें हैं तकसीम की कि आप इस वक्त ख़ानदानी तकसीमों तक हम बात करते हैं। पहले वक्तों में तकसीम सिर्फ सूबे लेवल पे थी, सूबे से नीचे ज़िलों में नहीं आई हुई थी। अब ज़िलों से फ़िरका वारियत जो है उसकी वजह से, फिर बरादरिज़म की वजह से, फिर बरादरिज़म के अंदर जो घर था जिसको शरीका कहते हैं, शरीके की वजह से भी मज़ीद तकसीम होती गई। और ये जो है मनसूबा इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद कर दिया है, और तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस मशीन में यहाँ ये 100% ईमानदार, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हर बंदे का तो अपना कॉन्सेप्ट है। जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हमारे जिन्होंने इस बात का हलफ उठाया हुआ है कि हम इस रियासत के अंदर से इस रियासत के सर्वेंट हैं, हम इस अवाम के सर्वेंट हैं, हम इस अवाम जो अवाम है उससे मिरात लेते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर जो है उसके पास इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतना बड़ा बंगला, इतनी रिहायशी सहूलतें क्यों देते हैं हम? एक डिप्टी कमिश्नर तो बड़ा इंतज़ामी होता है ना ज़िले का। असिस्टेंट कमिश्नर्स को देख लें, तहसीलदारों को देख लें, हर बंदा इस मुल्क से जो मिरात ले रहा है, वज़ीर आज़म से ले लें, जजेस से ले लें, फ़ौजियों से ले लें, कितनी मिरात ले रहे हैं, फिर पेंशन भी लेनी है इन्होंने। आज इस वक्त हमारे 1000 जो अरब है वो उसका हसारा बना हुआ है। कहते हैं कि जो पाकिस्तान का दफाई बजट है उसका, और जो हमने सरकारी वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें दे के और कर्ज़े दे के, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता मुल्क चलाने के लिए, फिर हमें कर्ज लेना पड़ता है IMF से। तो जब हम इतनी मिरात, इतनी तनख्वाहें इन सरकारी मुलाजमीन को, वफाकी मुलाजमीन को, सूबाई मुलाजमीन को देते हैं, क्यों देते हैं? इसलिए अपने टैक्सों से देते हैं, अपनी इनकम से कटौती करा कर देते हैं, ताकि ये पाकिस्तान में अमन, खुशहाली, तरक्की लाएँ। ये हमारे भी मुसल्लत है। तो इसलिए ये जो निज़ाम है ये ऐसा गुंजली के अवाम को खपा दिया है, डोल हमसे बाहर निकलवाते जा रहे हैं, कुत्ता हमसे नहीं निकलवा रहे। जब तक हम इस कुत्ते को बाहर नहीं निकालेंगे ये काम नहीं सही होगा। तो EVM जो है 2023 में इसका भी प्रैक्टिकल होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आप EVM देखेंगे इस्तेमाल होनी है। उसके फौरी बाद पंजाब में जो बल्दियाती निज़ाम है, देखिए बल्दियाती निज़ाम पे भी बात करेंगे। ये भी आपको समझना है कि सारी तरक्की खुशहाली का जो ज़ामन है वो आपका बल्दियाती है। देखिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो था, उसका जो लोकल बॉडी का निज़ाम था बेहतरीन था, ग्रास रूट लेवल पे डेवोल्यूशन प्लान था। लेकिन इस प्लान को चौधरी परवेज़ इलाही, इनका ऑन रिकॉर्ड पे बात मौजूद है कि वो कहते थे कि ये निज़ाम नहीं हम चलने देंगे। अगर ये निज़ाम कामयाब हो गया, चल गया, तो सूबाई असम्बली के, वफाकी जो कौमी असम्बली को कौन मानेगा? अगर आपकी कचहरी ठीक हो जाती है, मतलब पटवार आपका ठीक हो जाता है, ज़मीनों का आप गूगल मैपिंग कर लेते हैं, पूरी दुनिया ने किया नहीं, अमेरिका लंदन वालों ने नहीं किया, 1 मिनट लगता है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता है बंदा, हो जाता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन करेंगे नहीं, उनकी बातें ज़रूर करेंगे। ये सारे आपका वज़ीर आज़म, आपके सारे जितने भी जो जिसको भी मानता है, नवाज शरीफ, बिलावल, आसफ जरदारी, ये सब लूट मार के होकर हैं। ये गरीब की बात करते हैं। आज मैं इस चैनल, इस फोरम से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप वाकई हमारा दर्द रखते हो, हम गरीब आदमी का, आम आदमी को, मतवस्त तबके का, तो हमारे जैसे लेवल पे रह के दिखाओ। अपने बिलावल हाउस ख़त्म करो। ये 70 क्लिफ्टन में सारे घर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है, उसको सारों को ख़त्म करो। नवाज शरीफ साहब आप जाती उमरा को ख़त्म करें।
कहने वाले कहते हैं कि जो उसकी बैरूनी दीवार है 6 किलोमीटर लंबी है। आप रायविंड में जाती उमरा जाएं तो जब आप नवाज शरीफ के महल से गुजरते हैं 6 किलोमीटर आप सफ़र तय करते तो फिर वो दीवार आती है बाहर वाली, पीछे पता नहीं कहाँ तक उन्होंने ये ख़त्म करो ना यार। ये जो मरियम नवाज साहिबा हैं इनको बंदा बताया यार वही बात, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और कहते हैं कि जो औरत अपने बुढ़ापे में जवान बन बहंदी है उसका किरदार की होएगा। भाई फोटोशूट तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बहू ने करना था, तुम खुद करके कर रही हो, क्या करके बताना चाह रही हो कि अभी तो मैं जवान हूँ। भाई जवानी होनी चाहिए लेकिन उसकी एक उम्र होती है। वो कहते ना बुढ़े वक़्त दा इश्क ते बुढ़े वक़्त दा सच दोनों ही भैड़े होंदे ने। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कौम को क्लैरिटी दे, कन्फ्यूजन से निकाले। जब तक आप कन्फ्यूजन से नहीं निकलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये आपको भी खजल करेंगे और आपके आने वाली नस्लों को भी खजल करेंगे। और इंशाल्लाह हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे और हम हमेशा उसी फाख्ता की तरह होंगे जो आग लगाने वालों में नहीं थी बल्कि आग बुझाने वालों में से थी। थैंक यू वेरी